नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। पिछले 3-4 दिनों से आपने देखा है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में और उज्जीवन में दोनों में ही हमें काफ़ी अच्छा खासा अपमूव देखने के लिए मिल रहा है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो अपमूव आपको दिख रहा है क्या ये डेड कैट बाउंस है या इसमें सच में जेन्युइनली कुछ रीजंस है अच्छा खासा बाय करने का। तो आप यहाँ पे देखिए रिजल्ट के बाद यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने के लिए मिला। अराउंड ये जो गैप दिख रहा है आपको, जिस दिन रिजल्ट आया उसके अगले दिन मार्केट में 8% का डाउनफॉल देखने के लिए मिला आपको और गैप डाउन हुआ था 5% के आसपास, लेकिन जो क्लोजिंग हुआ वो अराउंड 8% तक का क्लोज हुआ। लेकिन उसके अगले दिन से ही आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ हमें देखने को मिला और पिछले 3 दिनों के अंदर आज का दिन मिला के 4 दिन हो जाएगा, वो जितना भी लूज़ किया था वो सारा का सारा इसने रिकवर कर दिया। और अगर आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो मैंने पहले ही आपको बोला है कि अभी का जो वैल्यूएशन चल रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 51-52 के आसपास बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाता है। तो जब भी मुझे लगता है कि इसके इतने पास आएगा 58, 57, 53 के पास आएगा तो एक अच्छा खासा बाइंग आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि बैंक में वैसे कुछ फंडामेंटल्स प्रॉब्लम नहीं है। लोन का जो प्रॉब्लम है वो सारे के सारे बैंकों में चल रहा है, तो ये 1-2 क्वार्टर खराब बीच में होते ही हैं। बात यहाँ पर ये है कि आपके अंदर कितना कन्विक्शन है और आपने कितना ज़्यादा रिस्क लेकर रखा हुआ है। अब मैं अगर अपने बारे में बात करूँ तो मैंने 48 के एवरेज से मेरे पास 5000 शेयर है लगभग, तो मैं अभी भी इसको होल्ड कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं इसको बहुत पहले से ट्रैक कर रहा हूँ और जो कंपनी बोल रही है वो कर भी रही है। हालांकि 1-2 क्वार्टर खराब होता है, उसमें कोई भी बिजनेस हो ये अनसर्टेनिटी बनी ही रहती है, तो हमें ऐसे टाइम पर डर के नहीं निकलना होता है। लेकिन ऑफकोर्स किसी भी स्टॉक में पैसा लगाइए तो अपना रिस्क देख के ही लगाइए और कितना अमाउंट लगाना है वो सोच लीजिए। ऐसा नहीं कि आपको किसी स्टॉक में कन्विक्शन है तो आपने पूरा पोर्टफोलियो उस स्टॉक में रख दिया। इससे क्या होता है कि आपका पूरा पोर्टफोलियो सिर्फ एक स्टॉक पे डिपेंडेंट हो जाता है, तो वैसा आपको नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको कैंडल में दिखाता हूँ यहाँ पे हुआ क्या। ये पहला कैंडल जो बना आपका बहुत ही बड़ा रेड कैंडल बना, जिसने ऑफकोर्स मुझे भी लगा था कि शायद बहुत बड़ा बिकवाली आने वाला है, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं जो दूसरा जो कैंडल बना यहाँ पे वो बना आपका डोजी कैंडल टाइप का। परफेक्ट डोजी नहीं है बट डोजी है। आप देख सकते हैं जो बॉडी है बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन विक जो है बहुत बड़े बड़े हैं। तो ऐसे कैंडल को हम बोलते हैं डोजी कैंडल। अगर ऐसा यहाँ पे कुछ बनता है तो इसको बोलते हैं डोजी कैंडल, जो कि आपका इनडिसीजन दिखाता है, यानी कि कोई भरोसा नहीं कि स्टॉक ऊपर जाए कि नीचे आएगा। लेकिन अगले दिन का जो आपको कैंडल दिखा वो आपको बहुत ही अच्छा खासा इंडिकेशन दे रहा है कि एक हाई वॉल्यूम के साथ बड़े कैंडल के साथ आपको यहाँ पे ग्रोथ नजर आया। और देख सकते हैं पिछले 3 दिनों में यहाँ पे वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा जनरेट हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वैल्यू इन्वेस्टर्स है वो धीरे धीरे करके बाय कर रहे हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, ये मैंने पहले ही कहा था कि जब भी किसी स्टॉक का वैल्यूएशन सस्ता होता है और कंपनी अच्छा काम कर रही होती है तो वैल्यू इन्वेस्टर्स वहाँ पे आके बाय करते हैं, और ठीक वही चीज़ हमको यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। तो आज के डेट में अगर देखें तो इसने गैप लगभग अपना फिल कर लिया है। अब हमें देखना है कि आगे समय तक क्या होता है। तो इस स्टॉक में अगर आपको लंबे समय तक का आपका अगर टाइम होराइजन है तो इसमें आप होल्ड कर सकते हैं, वरना स्टॉक को अगर देखें तो फिलहाल डाउन ट्रेंड में ही है। ट्रेंड वाइज देखें तो डाउन ट्रेंड में यहाँ पे देखिए, यहाँ से इसका सितंबर 2003 में जो इसने हाई लगाया उसके बाद स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे ही आया। आप यहाँ पे देखिए डाउन ट्रेंड में ही है कंटिन्यूसली। अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड बनाऊँ तो आपको क्लियरली नजर आ जाएगा। ये देखिए हर जगह आपको लोअर लोज ही देखने के लिए मिलेंगे। बीच में यहाँ पे कॉन्सलेशन किया था, लेकिन फिर से इसका जो लोअर लोज है वो बनना स्टार्ट हो चुका है और अभी अगेन ये फिर से लोअर लोज ही है। तो जब तक ये लोअर लोज का फॉर्मेशन खत्म नहीं होता तब तक हम ये नहीं बोल सकते कि डाउन ट्रेंड खत्म हो गया। हालांकि स्टॉक अपने वैल्यू बाय के जोन में आ चुका है, लेकिन अगर आप ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं, तो फिलहाल ये जगह आपके लिए सही नहीं होगा। अगर आप वैल्यू बाय करते हैं तो ही आपके लिए जगह सही है। अगर आपको ट्रेड करना ही है तो आपको यहाँ पे वेट करना होगा ऐसे 2-4 कंसोलिडेशन जोन का, और उसके बाद अगर आपको ये पैटर्न नज़र आता है जहाँ पे आपके जो हाइज है वो ऊपर बन रहे हैं और जो लोज है वो भी ऊपर बन रहे हैं, तब हमारा यहाँ पे एक अप ट्रेंड का इंडिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। हमको पता चल जाएगा कि स्टॉक अप ट्रेंड में है, तब हम वहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। अब कंपनी के मैनेजमेंट ने क्या कहा है कि इस बैंक को रिकवर करने में 1-2 क्वार्टर और लग सकता है, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस के जो लोन्स हैं वो ख़राब अगर हो गए हैं तो उनको मैनेज करने में उसका जो इम्पैक्ट है वो अगले 2 क्वार्टर तक रहेगा। मान लीजिए Q4 और Q1 तक रह सकता है। उसके बाद कंपनी बोल रही है कि बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ आएगा। अब इसमें कोई 100% गारंटी नहीं है, आपको अपना दिमाग भी लगाना है, आपको अपना रिस्क देखना है, उसके बाद ही आपको इसमें ट्रेड करना है। और इस बैंक में पॉजिटिव बात क्या है कि इसके ऊपर मोतीलाल ओसवाल का एक रिपोर्ट निकल कर आया है जिसमें उन्होंने टारगेट को रिवाइज किया है और अभी उन्होंने टारगेट को 70 पे ला के रख दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल ने अपने रेटिंग को न्यूट्रल रखा है, यानी कि उन्होंने ये भी नहीं कहा है कि बाई करना है, सेल करना है, लेकिन उन्होंने टारगेट को बढ़ा के कर दिया है 70। तो अगर यहाँ से स्टॉक 70 को टच करता है तो आप देख सकते हैं कितना तक जाएगा हमारा। यहाँ से 70 का मतलब अराउंड आपको 15% तक का प्रॉफिट हो सकता है। तो ये बात किया हमने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। अब उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में देख लेते हैं। इसके ऊपर भी आपका एक ब्रोकरेज रिपोर्ट निकल कर आया है जिसमें इसका टारगेट 45 का दिया हुआ है
और करंट प्राइस से अगर देखें तो आपको अराउंड 10 रुपये तक का अप मूव देखने मिल सकता है, जो कि अराउंड 30 से 35% तक का होगा। तो उसका रीजन देखिए इन्होंने क्या दिया है यहाँ पे कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस का जो है वो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो उन्होंने 30% से मिस किया, और वो इसलिए हुआ क्योंकि उनका जो माइक्रो फाइनेंस का जो लेंडिंग था वो ख़राब हुआ है। अब ये माइक्रो फाइनेंस जो ख़राब हो रहा है वो सिर्फ एक बैंक का कारण नहीं है, आपको कई सारे बैंक्स में देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव बातें क्या है कि इन्होंने अपना कुछ जो खराब लोन था वो एक ARC को दे दिया है, यानी उन्होंने अपने जो खराब लोन्स थे वो ऐसे कंपनी को बेच दिया है जो उस लोन को रिकवर करेगी और उससे जो पैसा मिल सकता है वो लेके अपना करेगी। लेकिन इसमें उज्जीवन को थोड़ा बहुत लॉस जरूर हुआ है, लेकिन इसने इस लोन बुक से आज़ादी पा लिया है और अब इन्होंने अप्लाई कर दिया है यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के लिए। अब जिनको नहीं पता यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस क्या करता है, वो लाइसेंस आने के बाद आप हर टाइप के लोन्स दे सकते हैं। कॉर्पोरेट लोन दे सकते हैं, बड़े लोगों को लोन दे सकते हैं, हाउसिंग लोन दे सकते हैं और 2 व्हीलर लोन दे सकते हैं। तो इससे क्या होता है वो ज़्यादा मार्केट को कैप्चर कर पाएंगे। अभी तक ये सिर्फ स्मॉल फाइनेंस दिया करती थी, यानी कि छोटे छोटे लोन्स जिसमें माइक्रो फाइनेंस आता है। और माइक्रो फाइनेंसिस में जब अच्छा चलता है सेक्टर तो बहुत अच्छा चलता है, लेकिन जब साइकिल ख़राब होता है तो उसका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तो वही इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस मिल जाता है तो इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है और इनका प्रॉफिट भी बहुत अच्छा खासा ग्रो कर सकता है। तो यहाँ पे मैं लास्ट में इन्होंने क्या बताया मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। फैक्टरिंग इन द स्लोअर ग्रोथ, लोअर मार्जिन्स एंड हायर LLP, वी कट आवर अर्निंग्स बाय 14 to 18%। अर्निंग्स को इन्होंने कट किया है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अर्निंग डिक्रीज हो सकता है बट वी रिटेन बाय विथ टारगेट प्राइस ऑफ ₹45 रोलिंग फॉरवर्ड टू 1.1 टाइम्स ऑफ December 26 एस्टिमेट अबव बुक वैल्यू, यानी December 26 यहाँ से अगले एक साल तक का जो इनका जो बुक वैल्यू होने वाला है उसके ऊपर ये से 1.1 टाइम्स का ही इसको बुक वैल्यू दे रहे हैं, तो भी इसका टारगेट 45 रुपीज़ का निकल के आ रहा है। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस का जो बुक वैल्यू है वो अराउंड 28 के आसपास का है। तो यहाँ भी वैल्यू बाइंग स्टार्ट हो जाता है अगर ये 31-30 के आसपास आता है, तो यानी बुक वैल्यू के एक्जैक्टली पास आ गया, तब यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग नजर आता है। आप इसका भी देख लीजिए चार्ट पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जब भी ये 31 के आसपास आ रहा है, 32 के आसपास आ रहा है, इसमें अच्छा खासा बाइंग आ रहा है। पहला बाइंग इसको यहाँ पे देखने के लिए मिला इस जगह पे जब 31 के आसपास आया था, और सेम यहाँ पे आपको फिर से एक और बाइंग देखने के लिए मिला। तो अगर मैं यहाँ पे देखने का ट्राई करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक डबल बॉटम फॉर्म हो सकता है, लेकिन एक्जैक्टली हम नहीं बोल सकते। जब तक हमको यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट नहीं आता तब तक हम डबल बॉटम का फॉर्मेशन कंफर्म नहीं कर सकते। ये जो जगह है 36 का जो जगह है, या मान लीजिए 35 का जो जगह है, उसको अगर ब्रेकआउट दे देता है तब हम बोल सकते हैं कि बैंक का डबल बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है और स्टॉक अपने ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। दूसरी बात यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे गैप छूट गया है। तो जो गैप होता है वो हमेशा हम देखते हैं कभी ना कहीं फिल करता ही है। तो अगर इस गैप को फिल करने भी आता है तो यहाँ से हमको अराउंड 37% तक का प्रॉफिट हो सकता है, और हमारा टारगेट जो है वो 48 तक का निकल के आ रहा है, और इस रिपोर्ट में भी टारगेट 45 के आसपास तक का दिया हुआ है। तो ये टारगेट हिट हो सकता है बहुत इजीली अगर यहाँ वापस से अपडेट स्टार्ट होता है तो इस स्टॉक के ऊपर नज़र बना के रखिए। और अगर आपका बाइंग ऊपर की तरफ है तो फिलहाल इसको इस जगह में मत बेचिए, क्योंकि ये बुक वैल्यू के बहुत ही पास है और इतने सस्ते वैल्यूएशन में हमको बेचना नहीं चाहिए। ऊपर से आप अगर हाई से देखेंगे तो इसने करेक्शन भी काफ़ी अच्छा खासा दिखाया है। इसने 61 का हाई लगाया था, वहाँ से इसने लगभग 50% तक का आपको करेक्शन दिखा दिया है। तो इतना करेक्शन होने के बाद बैंकिंग सेक्टर में अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और एज ए डिस्क्लेमर मैं बोल देना चाहता हूँ कि मेरे पास दोनों ही बैंक्स में स्टेक है, IDFC फर्स्ट बैंक भी लेकर रखा है और उज्जीवन भी लेकर रखा हुआ है मैंने। तो हो सकता है कि मेरा ओपिनियन थोड़ा बायस्ड हो, लेकिन मैंने ट्राई किया है कि जो मुझे दिख रहा है वही मैं दिखाऊं आपको। लेकिन फिर भी अगर आप मेरे व्यू से एग्री नहीं करते हैं, अगर आपके थॉट्स कुछ अलग है तो कमेंट करके बताइए। मैं सारे कमेंट्स को पढ़ता हूं और उसका रिप्लाई भी करता हूं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे वीडियोज़ को कंटिन्यूसली बनाते रह पाता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।